स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ राहुल अवस्थी हैं, धीराज सिंह नरूका हैं और मनोज शर्मा है मेरे सहयोगी। आप तक आज की सुर्खियों के पीछे क्या है वो हम पहुंचाएंगे। विधानसभा चुनावों के दौरान का वक्त याद कीजिए। आपको याद होगा कि जब लिस्ट आती थी किसी भी राजनीतिक दल की तो किस तरह से सुर्खियां बनती थी। फर्जी लिस्ट आई थी, हम तो उसका भी पोस्टमार्टम कर बैठे थे, आपको ये बताकर कि फर्जी लिस्ट है, लेकिन देखें इसमें बनाने वाले ने पीछे क्या सोचा होगा। ऑथेंटिक लिस्ट के बाद अब एक ऑथेंटिक लेटर है जो आज दरअसल सुर्खियां बटोर रहा है, जो लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये लेटर लिखा गया है थर्ड फेज जो कि लोकसभा चुनावों का हो रहा है, उनके कैंडिडेट्स को बाय नेम और उनके बारे में हर एक के लिए अलग से समय प्रधानमंत्री मोदी ने निकाला, या जिस किसी से भी ये लेटर लिखवाया गया होगा उसने निकाला, और उसमें क्या क्या है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ये है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेटर। ये वाला लेटर दरअसल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आया है। मनसुख मंडाविया ने इसे ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। अब आप देखिए इसमें क्या क्या है। पहले तो एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने कैंडिडेट के बारे में बताया कि आप कैसे नेता बने, आपने क्या क्या काम किया है, जैसे हनुमान को याद दिलाने की जरूरत पड़ती थी कि उसमें कितनी ताकतें हैं। ये पूरा पैराग्राफ उस पर डेडिकेटेड है और सबसे बड़ा पैराग्राफ यही है। इस उसमें एक एक पैराग्राफ पर बात करते हैं। सबसे पहले हर एक कैंडिडेट को यह बताया गया है इसके जरिए कि ये वाले काम आपके थे, ये क्यों नहीं याद दिला रहे हो। बीजेपी ने ये जो लेटर जारी किया है प्रधानमंत्री के मार्फत, ये लेटर इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी सोच किस तरह से चुनाव प्रचार करना है वो समझा पाने अपने कैंडिडेट्स को उस तरह से कामयाब नहीं रही। दो चरण बीतने के बाद में दूसरे चरण में अलग तरीके से कोशिश हुई, पीएम खुद बोलते हुए नजर आए, लेकिन ये अकेले से काम बनने वाला नहीं था। उसके लिए ज़रूरी था कि उस कैंडिडेट को पता हो कि वो कौन कौन से की इश्यूज़ हैं जो बीजेपी रेस कर रही है, उसको किस तरह से रेस करना है और क्या क्या बोलना है और क्या क्या पब्लिक के सामने लेकर के जाना है। उन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने जितने भी बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनको बताने की कोशिश की है कि साहब अब आपको इस तरह से प्रचार करना है। कोई इसको कहे कि साहब बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ही हर जगह घूम घूम कर ये बताया कि आप जब भी बटन दबाओगे आप ये मानकर चलो कि दरअसल आप मोदी को ही वहां भेज रहे हो, है ना। इसके बावजूद इंडिविजुअल आइडेंटिटी को अपने साथ बताना। देखिए, इस लेटर में जहाँ तक मुझे समझ में आई, उसका जिक्र किया गया कि उनका कैरियर में किस तरीके से रहा, पार्टी में उनकी भूमिका क्या रही, उन्होंने क्या काम किया, वो सब चीज़ें ठीक है। इन्होंने जिक्र किया उन तमाम मुद्दों का। और इस चुनाव में हमेशा देखिए, लोकसभा चुनाव जब भी रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ने कमान संभाली, उनके चेहरे पे चुनाव हुआ, उनकी रणनीति पर चुनाव हुआ। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये बात सही है कि इस बार शुरुआत से जो पहले फेज का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद में कई मुद्दों पर बीजेपी बैकफुट पर जो लगातार चल रही है, और वो जो हम बार बार लगातार सुर्खियों में भी चर्चा करते हैं और आम जगह इस बात की चर्चा है कि संविधान और आरक्षण के इशू पर बैकफुट पर है। मोटा मोटी इसमें यही समझ में आता है कि इसी चीज़ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब भी आप अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएं, अपने प्रचार प्रसार में जाएं, इन बातों का जिक्र करें कि कांग्रेस किस तरीके की खतरनाक साजिश के तौर पर आरक्षण को ख़त्म करने की बात कर रही है, विरासत टैक्स की बात कर रही है, संविधान की को ख़त्म करने की बात कर रही है, जो मिथ्ये और झूठे आरोप। वो आगे पैराग्राफ में आया है, मैं उस पर बातचीत करूंगा, लेकिन इंडिविजुअल आइडेंटिटी को तलाश करना पीछे एक कारण है स्वप्निल। जैसा कि देखा गया था, प्रथम चरण के चुनाव हुए, द्वितीय चरण के चुनाव हुए, जितने भी भाजपा के प्रत्याशी हैं उन अमूमन सभी यही कहते आए कि मोदी जी ने क्षेत्र में ये किया, प्रधानमंत्री ने ये किया। तो सवाल जनता ने यही कहा, जो सांसद है मौजूदा, मंत्री भी हैं, ये सब मोदी जी ने किया है तो फिर आपने क्या किया। ये बात निकल कर आई जमीन से। तो ये भाजपा को लगा होगा कि कहीं ना कहीं ज़रूरत है जो काम कराए गए हैं तो क्षेत्रीय सांसद बता सकें कि हमारे द्वारा ये कार्य कराए गए हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि ड्राइंग बोर्ड पर दोबारा बैठना पड़ता है फिर से चीज़ों को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। सेकंड जो पैराग्राफ है इस लेटर का, अगर मैं उसको कहूँ कि ये मेरा सेकंड फेवरेट पैराग्राफ है इस पूरे लेटर में से, तो गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लिख रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर आएंगे, लेकिन कंफर्मिटी के साथ वो ये कह रहे हैं कि आप जैसे ऊर्जावान साथी मुझे संसद में मजबूती प्रदान करेंगे। मतलब एक तरफ दूसरे की जीत की उम्मीद और खुद की जीत पर पूरा विश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं वो, और वो इस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं जैसे एक अभिभावक अपने बच्चे का बढ़ाता है। एक अच्छे टीम लीडर की यही निशानी होती है कि वो हमेशा अपने टीम के साथ में खड़ा रहे, और अगर वो कहीं भी
थोड़ा सा भी उनका मनोबल टूट रहा है, तो वहाँ वो उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री ने यही कहते हुए एक अच्छे टीम लीडर होने का संकेत दिया, और न सिर्फ टीम लीडर होने का संकेत दिया बल्कि उन्होंने उनको ये बताया भी है कि अगर कोई ऐसी स्थिति है तो मैं मानता हूँ आप जब मेरे साथ संसद में बैठेंगे तो आपसे मुझे मनोबल मिलेगा, यानी उनकी ताकत को ज़्यादा बड़ा बताने की कोशिश की है। तो ये एक टीम लीडर की खासियत है। मैं इसको अगले जो दो पैराग्राफ्स हैं उसमें से एक पैराग्राफ में वो अपने कार्यकाल को यूपीए के कार्यकाल से कंपेयर करते हुए ये बताते हैं कि आप लोगों को याद दिलाओ कि 10 साल पहले यहाँ पर क्या क्या था। फिर वो वोट की अपील करते हैं और वोट की अपील में वो इस बात को अपने विजन को भी, वो जो 2047 वाला विजन है उसका भी कैरिकेचर खींच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो हमने कवरेज की उसका फोकस यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र करते हैं कि पिछले 10 साल में क्या हुआ। कुछ ऐसे लीडर्स जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, अब कई बार लगता है कि चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या ताल्लुक। जब निर्मला सीतारमण यहाँ आती है और वीके सिंह जब यहाँ आते हैं तो वो पूरा 10 साल का लेखा जोखा रख आते हैं। हरदीप पुरी जब आते हैं पेट्रोल मंत्री, वो बताते हैं कि किस तरीके से काम हुआ राजस्थान में पिछले 10 साल में, कितनी हाईवेज बनी, पिछले सालों में ये कितनी थी, यहाँ पर कितने रेलवे स्टेशन का जो उद्धार हुआ है या उनका डेवलप हुआ है, और कितने यहाँ पर एयरपोर्ट्स बने। तो ये लेखा जोखा उनको रखा जाए। कई बार होता है कि चुनाव मुद्दे से भटक जाता है व्यक्ति पर, कई बार प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर पूरा चुनाव लड़ लेते हैं, और जबकि एक बहुत बड़े इश्यूज होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि 10 साल में जो उनकी उपलब्धियां रही उन पर चुनाव हो, इर्द गिर्द जो फालतू की जो चीजें हैं, दूसरे जो इश्यूज हैं उन पर चुनाव भटक, और उसके लिए यूपीए का कार्यकाल बताना जरूरी है जी, कि उनके दौरान कितने घोटाले हुए, कितनी सड़कें बनी, उनके आज देश में जिस तरह की पूरी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है और विकास की रफ्तार कैसे बढ़ी। वो चाहते हैं कि उपलब्धियों पर, विकास पर चुनाव हो। और विपक्ष जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात करता है, आरक्षण की बात करता है, तो इन तमाम चीजों का तोड़ किस तरीके से निकाला जाए, पूरे 10 साल की उपलब्धियों के ऊपर फोकस रखा जाए। लेकिन जब वो ये लिखते हैं उसी में कि चुनाव के पहले 2 चरणों के उत्साहजनक रुझान, मुझे नहीं लगता कि वो उत्साहजनक रहे हैं। सभी को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी है। क्या कोई सचमुच एक्साइटेड होगा? आप जोड़ रहे हैं हाँ। अब बिल्कुल जिस तरह से मतदान प्रतिशत कम हुआ है, तो मान के ये माना जा रहा है कि ये पूरा जो मतदान प्रतिशत है पहले के बजाय कम हुआ है, 19 के बजाय। तो ये भाजपा के लिए हो सकता है कि सीटों को कमज़ोर कर दे या खतरे की घंटी कह सकते हैं। उसके बाद ये नई रणनीति सामने आई है, और जो दोनों सरकारों के बीच में जो पिछले 10 साल का कार्यकाल यहाँ पर प्रधानमंत्री अपना गिना रहे हैं, कांग्रेस का भी गिना रहे हैं, तो ये एक रणनीति है जनता तक जाने की और जनता को ये बताने की कि हमारे काम करने की रफ्तार क्या है और उनके काम करने की रफ्तार क्या है। ठीक है। हाँ, राहुल क्या जोड़ रहे थे? मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं उत्साहजनक आंकड़े पहले 2 फेज के। प्रधानमंत्री ये तो कह नहीं सकते बहुत निराशाजनक रहे। इन परिणाम जिस तरह से मतदान हुआ है मैं इससे बड़ा व्यथित हूँ, दुखी हूँ, ये तो वो कहने वाले नहीं थे। उत्साहजनक ही कहना था, यही वो कह सकते थे। और वो भी ठीक उसी फेज में उलझे हुए हैं जहाँ मैं और आप उलझे होते हैं, जब हमें पता होता है कि मतदान कहाँ जा रहा है, बावजूद इसके हमें वो उत्साह बढ़ते रहना पड़ता है दिन भर दर्शकों के बीच में कि आप जाइए मतदान कीजिए, बहुत अच्छा मतदान चल रहा है, हम आशा करते हैं 80 जाएगा, 85 जाएगा, लेकिन हमें पता है डाक के 3 पात ये जाने कहाँ वाला है। तो ये पता होते हुए भी जब हम ये बोलते हैं तो वो प्रधानमंत्री हैं, वो अपने एक कैंडिडेट को एड्रेस कर रहे हैं, वो तो कहेंगे ही कि उत्साहजनक। ये इसमें कुछ थोड़ा सा अब अभी तक लग रहा होगा कि हम इस लेटर पर क्यों बातचीत कर रहे थे। मैं आपको आपके स्कूल के दिन याद दिलाता हूँ जब आपको इंग्लिश और हिंदी में लेटर लिखने के लिए आते थे, और जैसे एप्लीकेशन फॉर लीव, तो उसमें हम शुरुआत में ही पहली लाइन में ही बता देते थे, लेकिन सियासी खत जो लिखे जाते हैं उसमें असली बात, मुद्दे की बात बहुत नीचे आती है। और अब वो मुद्दे की बात आती है जिसमें वो कांग्रेस पर खुलकर अटैक कर रहे हैं, और संविधान और आरक्षण का जो रण है उस पर किस तरह से पिच पर उतरकर बल्लेबाजी करनी है, इसका वो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। वो ये लिखते हैं कि मैं आपसे कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस के विभाजनकारी भेदभावपूर्ण उद्देश्यों के विरुद्ध मतदाताओं को जागरूक करने का आग्रह करता हूं। उनका इरादा एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना है, भले ही धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। अब यह बताता है कि एक नैरेटिव परेशान तो कर रहा है, इसमें है परेशानी। बिल्कुल वो परेशानी है, और बीजेपी ने इस चीज़ को भांपा, कई बार उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश भी की कि अपनी तरफ से वो इस चीज़ की सफाई दें, लेकिन वो सफाई एक बार देने से काम नहीं चलेगा। ये वो वही चीज़ है जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते थे ना कि हर घर पे खड़े होकर के थाली बजाना शुरू करो। अब बीजेपी को भाई थाली बजानी पड़ेगी घर घर जा करके, और लोगों को बताना पड़ेगा कि साहब ये हम नहीं करने वाले, वो करने वाले हैं। पर इसमें जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो बड़ा कमाल का है। वो कह रहे हैं अपने वोट बैंक को एससी एसटी का वोट लेकर के देने वाले। वो अपना वोट बैंक क्या है? मुस्लिम। हाँ, वो सीधा सीधा उसी की तरफ इशारा। और
इसी पर काम करना है। ये नैरेटिव ऊपर से नीचे आ गया और ये लेटर लिखा गया ऑफिशियली, तो आप समझ सकते हैं बीजेपी की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि हमको अगली लाइन भी वही है, वे लोगों की मेहनत की कमाई को छीनकर अपने वोट बैंक को देने पर तुले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब स्पीच दे रहे थे उन्होंने ये बताया कि भाई घरों में महिलाएं खानों के डिब्बों में कुछ कुछ बचा कर रखती है, लेकिन कांग्रेस वाले आएंगे और एक्सरे कर ले जाएंगे। देखिए, मैंने ये कहा कि पूरा चुनाव जिस तरीके से कांग्रेस इस बार फ्रंट फुट पर खेलती आई पहले चरण में ही और बैकफुट पर नजर आई बीजेपी, दो मौके उनको मिले। सबसे पहले तो बहुत पुराने इशू को 2011 का 10 का जो मामला था, आरक्षण की बात थी, उसको पीएम जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके उसका जिक्र किया गया कि उन्होंने कहा था कि हम अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना चाहते हैं, उसको खेलने की कोशिश की और उसी दौरान वो मामला आया विरासत टैक्स वाला। इन दोनों मुद्दों को पुरजोर तरीके से भुनाने की कोशिश हालांकि कर विरासत टैक्स को बीजेपी के एक दो चेहरे अलग अलग समय पर समर्थन दे चुके हैं। निश्चित तौर पर दे चुके हैं, लेकिन जब कांग्रेस बीजेपी हमेशा किस तरीके से किस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है, कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा मौका नहीं दिया बीजेपी को इस बार अगर पूरी इस चुनावी माहौल को देखा जाए तो अभी तक एक ऐसा दाव कि बीजेपी के सारे दावों पर भारी पड़ रहा है, वो इस पर पुरजोर तरीके से समझाने की कोशिश में लगी हुई है बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कमान संभाली है, तमाम नेताओं को इस पर टास्क दिया है, लेकिन वो पूरा मामला जो इन पर भारी पड़ रहा है, चाहे वो संविधान की बात हो और चाहे वो आरक्षण खत्म करने की बात हो, मोदी जिस बात का जिक्र करते थे कि इस बार का जो कार्यकाल होगा वो कई बड़े फैसलों का होगा, मुझे लगता है कि वो लाइन शायद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नैरेटिव सेट किया है कांग्रेस ने, विपक्षी दलों ने, वो इनके लिए बड़ा भारी बन गया है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो चुनाव होगा भारी बन गया है। अभी तो आप देखिए, एक ट्वीट मैंने वहां पर खोलकर रखा है जिसमें राहुल गांधी ने अब ये लिख दिया है कि आप रैलियों में जाओ, भाषणों में जाओ या घर घर प्रचार के लिए जाओ, पवित्र संविधान को अपने साथ लेकर जाओ। उन्होंने लिखा है हमारा संविधान, वो लेकर जाना है। हम प्रथम चरण के जो मतदान को देखें राजस्थान के, तो उस समय जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं सरकार में, तुरुलाल मीणा, तो उनको ये कहना पड़ा था कि सब लोग समझ रहे हैं, मीणा नहीं समझ रहे। तो एक तरह से पूरे जो फैलाई गई है यहाँ पर, कांग्रेस द्वारा हो, विपक्ष द्वारा हो या किसी के भी द्वारा, ये पूरी मानसिकता बना दी गई है SC ST की कि कहीं ना कहीं अगर सरकार भाजपा की बनती है तो आरक्षण खत्म किया जाएगा, जिसको लेकर इस वर्ग में एक कह सकते हैं डर बैठा हुआ है। और हो सकता है वो जो डर है वोटों में मूव हुआ हो दूसरी तरफ, उसी की परिणति है कि प्रधानमंत्री खुद पत्र लिखते हैं और पत्र के माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। और समय समय पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इसकी सफाई भी दी है, मंच पे भी दी है। और अब सबसे कह दिया है, कैंडिडेट से भी कह दिया है कि आप भी अब इस काम में जी जान से लग जाओ, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहा भी जाता है। और लास्ट में आकर इंटरेस्टिंगली जो मैंने कहा था कि मेरा फर्स्ट फेवरेट पैराग्राफ इस लेटर का है, वो लास्ट में है, एकदम लास्ट में है, जब वो ये बोल रहे हैं कि मतदान बढ़ाना है, कार्यकर्ताओं से ये कह रहे हैं कि किसी भी हालत में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर निकलो, गर्मी है समझ सकता हूँ, अपनी सेहत का ख्याल रखो, मतदाताओं की भी सेहत का ख्याल रखो, लेकिन लोगों को लेकर आओ। इसका मतलब है कि कम वोटिंग से बीजेपी चिंतित तो है, आप भले ही उसे ऊपर उत्साहजनक बता रहे हो, लेकिन नीचे आकर अपनी ही बात को आप क्लैश कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि क्या इसमें बिटवीन द लाइन्स अब ये देखा जाए कि हर कोई का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, चाहे वो कार्यकर्ता हो, पन्ना प्रमुख हो, बूथ अध्यक्ष हो, उसके ऊपर कोई हो, वहाँ का किसी इलाके का विधानसभा अगर जीता है तो MLA हो, अगर लोकसभा का जीता है तो MP हो पूर्व का। कुल मिलाकर अब हर बिटवीन द लाइन्स ये कि अब हम आपका रिजल्ट देखेंगे, अब आगे पार्टी में भविष्य आपका इसी पर हम तय करने वाले हैं। बीजेपी ऐसा करती रही है। बीजेपी अभी भी आपको पता है कि सबको प्रभारी मंत्री बनाया हर क्षेत्र का, और पिंटू ने इस पे एक डिटेल्ड स्टोरी भी फाइल की और अभी दर्शकों ने देखी भी है। उन सब के बारे में जो फीडबैक है वो लिया जाएगा, और फीडबैक भी क्या लेना है इसमें, तो आप समझिए जो सामने नतीजा आएंगे वो इस बात को तय कर देंगे कि किस प्रभारी ने कितनी मेहनत की है और किस क्षेत्र में की है। कांग्रेस के पास राजस्थान में 25 सीटों पर खोने के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ दांव पर लगा है। अगर कुछ भी कम होता है तो बीजेपी का ही होगा, कांग्रेस का कुछ कम नहीं होने वाला। कांग्रेस तो उसमें भी वाहवाही लूट लेगी कि साहब देखिए ये 400 पार बोलते थे, मिशन 25 बोलते थे, हम 4 सीटें निकाल करके ले आए। भारतीय जनता पार्टी के उस हर व्यक्ति से पूछा जाएगा कि आप यहाँ कहाँ पीछे रह गए। यहाँ जो सवाल पूछ, वो कहेंगे साहब वोटिंग कम हुई। वोटिंग कम क्यों हुई? फिर आपको लोगों को लेकर के आना था। बीजेपी टास्क बेस्ड पार्टी है और नीचे तक के कार्यकर्ता को टास्क देती रही है, और हमने बार बार ये चीज़ बताई भी है
खबरों के जरिए, और हमने देखी भी है कि बीजेपी वो टास्क पे काम कर रही है और सबसे जवाब उन्हीं टास्क के आधार पर लिया जाता है और उन्हीं टास्क के आधार पर उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे। आपकी भी रिपोर्ट जो है, जो हमारे दर्शक अगर नहीं देख पाएँ तो वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाएं और ज़रूर देखें। मैं ये पूछना चाहता हूँ, किस चीज़ पर नापा जाएगा? अगर प्रत्याशी जीत गया तो मापदंड अलग होंगे, प्रत्याशी नहीं जीता तो मापदंड अलग होंगे, या आपके इलाके में वोट कम ज़्यादा पड़ा और पार्टी के खाते में नहीं गया, ये मापदंड होगा? देखिए, अलग अलग तरीके से समीक्षा होती है संगठन पे। संगठन की भी होती है, प्रत्याशी कैंडिडेट की भी होती है, कैंडिडेट की कहाँ कमी रही, लेकिन कैंडिडेट इस पूरे सेगमेंट से बाहर हो जाता है जब वो चुनाव हार जाता है। कैंडिडेट का समय चयन किया गया तो क्या बिना सर्वे के किया गया था, किससे गलती हुई? अगर कैंडिडेट कोई दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आ रहा है तो निश्चित तौर पर वो जो टिकट चयन करने वाले लोग थे उन पर ये खामी उठेगी कि बिना किसी सर्वे पे कैंडिडेट का चयन किया गया। दूसरी तरफ संगठन का, कि संगठन का वहाँ पर किस तरीके से रवैया रहा, क्या संगठन वहाँ एक्टिव होकर काम नहीं कर पाया, संगठन की भूमिका वहाँ पर संदिग्ध रही नहीं रही, इन तमाम चीज़ों की अलग अलग स्तर पर समीक्षा होगी। और बीजेपी में तो देखिए यहाँ तक होता है कि जो नेता प्रवास पर जाता है दूसरे राज्यों में और उन सीटों पर किस तरीके का रिजल्ट रहता है, वो भी कहीं ना कहीं उनके बायोडाटा में जुड़ता है कि वहाँ पर आपने किस तरीके की मेहनत की, वहाँ का परिणाम किस तरीके से रहा। हालांकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई वाली ऐसी कोई स्थिति नहीं रहती है, लेकिन आप वहाँ पर कितने गंभीर रहे, आपने जो टास्क आपको पार्टी ने दिया उसके प्रति आप कितने ईमानदारी से आपने काम किया, आपकी रणनीति वहाँ पर कितनी कारगर साबित हुई। बीजेपी में समय समय पर अपने आप को साबित करना होता है काम के जरिए, और हर जिले में, संगठन में, हर स्तर पर एक चाणक्य होता है बीजेपी में, जो समय समय पर उसको मौका दिया जाता है और उसको साबित करना होता है। बहुत लंबे समय से चर्चाएं हैं लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले भी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। अब लोकसभा के रण से जो नतीजे होंगे वही मंत्रिमंडल के चेहरे, दशा, दिशा, किसका कद बढ़ाना है, किसका कद घटाना है, ये तमाम चीज़ें उसके आसपास होंगी। लेकिन क्या दूसरा सवाल ये भी है कि भजन लाल भी इस कसौटी पर कसे जाएंगे? अब बिल्कुल जिस तरह से ये खत की बात आ रही है, तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि एक जो बूथ अध्यक्ष होता है, बूथ अध्यक्ष से लेके ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, प्रदेश अध्यक्ष, जितने भी प्रभारी यहाँ राजस्थान में लगाए या अन्य प्रदेशों में लगाए, सबकी कसौटी यहाँ पर कसी जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी भूमिका देखी जाएगी कि इनकी भूमिका क्या रही, चुनाव किस तरह से जो परिणाम आने वाले हैं, परिणाम के बाद ही तय हो पाएगा किसने कितनी मेहनत की है। अगर जीत है तो सबकी है, हार की वजह क्या रही इसकी भाजपा समीक्षा करेगी। और जिस तरह से जिस मंत्री ने या जिस आम कार्यकर्ता ने, क्योंकि भाजपा में रिवाज रहा है इनाम देने का, भाजपा हमेशा इनाम देती आई है कार्यकर्ताओं को, तो जो कार्यकर्ता ने वरीयता दी है, गंभीरता दिखाई है चुनावों में, तो उसका इनाम जरूर मिलेगा, चाहे मंत्री के रूप में देखने को मिले या संगठन में किसी बड़े पद पर आते हुए दिखाई दे। तो कांग्रेस ने एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे का भी वादा किया है, मतलब सामाजिक स्तर पर जातिगत जनगणना तो होनी है, आर्थिक स्तर पर भी होनी है, ये कांग्रेस का कहना है। और इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वार किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि इसका मतलब है हर घर पर छापा मारना, जो मैं आपसे शुरुआत में कह रहा था। उन्होंने कांग्रेस के इस वादे को या इस स्टेप को माओवादी विचार बताया है और कहा है कि ये पूरी तरह से अर्बन नक्सल की सोच है। इसमें बीजेपी की अटैकिंग स्टाइल नजर आती है। अब वो अगर अटैक करेंगे तो ऑल आउट मोड पर जाएंगे। देखिए, देश हित के लिहाजे से अगर चुनावी दौर में हम नेताओं की स्पीच को गंभीरता से लें तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। इस वक्त तमाम, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे छोटे स्तर के नेता हो, जो भी जिस तरीके के दाव पेच है वो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए है। और कांग्रेस का जो फोकस रहा है, कांग्रेस का 2019 का चुनाव भी आप देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि हम गरीब परिवारों को 72,000 रुपये साल का देंगे, और ये फोकस है। उन्होंने गरीब, महिला, नौकरी पर पूरा फोकस रखा है, क्योंकि जब जिस तरीके की कांग्रेस की स्थिति है तो कांग्रेस से लोक लुभावने वादे कर रही है, और बीजेपी सत्ता में, और बीजेपी को कॉन्फिडेंस है कि वो फिर से सरकार में आएंगे तो वो एक लिमिट में रहकर ही वादे कर सकते हैं। उनको पता है कि बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, इसलिए इस तरीके के घोषणा पत्र में बहुत ज़्यादा लोगों को कह सकते हैं कि लाभान्वित, और ये कह सकते हैं उनको बहुत लालच देने वाले कोई ऐसे प्रोमिसेज उन्होंने नहीं किए। लेकिन कांग्रेस सीधा बेनिफिट देने वाली घोषणाएं कर रही है। उनके राज्य जहां पर उनकी सरकार थी वहां भी देखने को मिला, चाहे वो ओपीएस की बात की जाए। लेकिन अभी इन्होंने जो आर्थिक सर्वे की बात की है
पीएम मोदी ने उसको विरासत टैक्स से जोड़ने की कोशिश की कि हालांकि कांग्रेस का विरासत टैक्स से इसका कोई नहीं है, वो तो पूरी सफाई दे चुके हैं, लेकिन वो कि जिस तरीके से आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं उनके लिए स्कीम तैयार की जाएगी, उनको सहायता दी जाएगी, लेकिन पीएम मोदी ने इसको विरासत टैक्स से जोड़ा है कि कैसे ना कैसे करके एक बड़े वोट बैंक को, जो लोग टैक्स देते हैं, जो व्यापार करते हैं, उनको किस तरीके से लामबंद किया जाए, कांग्रेस को इस पर बैकफुट लाने की कोशिश की जाए। तो विरासत के जरिए वो आरक्षण और संविधान का तोड़ निकालने की कोशिश प्रधानमंत्री इसे माओवाद से भी जोड़ दिया। मैं अल्टीमेटली मैं एक चीज़ कहता हूँ और इस बारे में पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों की शुरुआत या बीजेपी जितना भी बैकफुट पर गई है, उस बैकफुट पर आने की शुरुआत दरअसल 400 पार वाले नारे की वजह से ही हुआ है। कांग्रेस आरक्षण और संविधान वाला नैरेटिव इसीलिए सेट कर पाई क्योंकि 400 पार का नारा आया, नहीं तो उससे पहले तक विपक्ष कहीं दिख रहा था क्या? कहीं नहीं, लग भी नहीं रहा था कि विपक्ष फाइट कर सकता है। और ये पूरा सिनेरियो वो ये शाइनिंग इंडिया वाला ही सिनेरियो नजर आता है। तो क्या शाइनिंग इंडिया इज इक्वल टू 400 पार? देखिए, परिणाम इसके लिए देखने पड़ेंगे, है ना। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खुद को महसूस कर रही थी, वो कॉन्फिडेंस अब वैसा दिखाई नहीं देता है। अब वो लड़ने के मूड में है। अब उनको पता है कि इस चुनाव में उन्हें जूझना पड़ेगा। जूझना इज़ द राइट वर्ड। तो वो इस चुनाव के लिए जूझ रहे हैं, जैसे हर पार्टी हर चुनाव में जूझती है और कोशिश करती है। दूसरी चीज़ ये है कि 400 पार का लक्ष्य डिसाइड करके मैं ये मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज़ तो ठीक कर ली कि आप कम से कम भी कितना कम कर लेंगे। अगर कम से कम भी करते हैं, गिरी हुई हालत में भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि अपने सहयोगियों के साथ एक ऐसी पोजीशन में होगी जहां से वो सरकार बना पाए। कांग्रेस ऐसा कर पाए, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। तो 400 पार का एक इतना ऊंचा बार रेस करने के बाद में बीजेपी ने एक चीज़ खुद के साथ अच्छी की है कि लक्ष्य बड़ा रखा। उस वजह से कम अचीव वो कर जाएंगे जो सरकार बनाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस ने जो लक्ष्य रखा वो ये नहीं रखा कि उनको सरकार बनानी है। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि कैसे भी करके इनको 400 पार से रोकना है। 400 पार 350 से रोकना है। आप 300 से भी रोक दीजिए, लेकिन एक ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी रहती है जहां उनको सरकार बनानी है, तो फिर अगले 5 साल आपको विपक्ष में ही बैठना होगा। आप ज़रूर ये चीज़ कह सकते हैं कि मैं एक मजबूत विपक्ष की तरह से बैठूंगा। पर हाँ, जो आपने कहा कि साहब कैसा हुआ है, तो वो थोड़ा सा जब तक 4 तारीख नहीं आएगी। लेकिन मैं इसीलिए मैंने सिनेरियो शब्द का यूज़ किया था। ये कुछ सिनेरियो, क्योंकि जब शाइनिंग इंडिया का नारा आया था उस वक्त भी वोट पढ़ते पढ़ते फाइट नज़र आने लगी थी और इस बार भी फाइट नज़र आने लगी है। और मैं लास्ट कमेंट ले रहा हूँ मनोज। कांग्रेस ने इन सबको भापा है और इसीलिए अब कांग्रेस एग्रेसिव हुई है। फर्स्ट फेज में जितना भी एग्रेशन था उससे 2 गुना 3 गुना बढ़ गया है। कांग्रेस भी कुछ सूंघ तो रही है। देखो, अभी कहा था राहुल जी ने कि कांग्रेस को खोने को कुछ कौन से वाले राहुल ने? अपने सहयोगी राहुल जी ने कहा। राहुल अवस्थी ने। देखिए, बहुत साफ करना जरूरी है, नहीं तो आजकल आपके पीछे भी एक राहुल है। बिल्कुल सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी है मेरा राहुल अवस्थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को खोने को कुछ नहीं है और भाजपा को खोने को बहुत कुछ है। लेकिन ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये बिल्कुल फाइट का चुनाव है। कई सीटें ऐसी हैं जो वहाँ लग रहा है कि 1-2 सीटें ऐसी हैं त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं कि ये लग रहा है कि यहाँ भाजपा निकल ही रही है। कुछ सीटें ऐसी लगती हैं यहाँ से कांग्रेस निकल जाएगी। लेकिन ये कह सकते हैं अमूमन सीटों पर इस बार फाइट देखने को मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। और वैसे भी जैसे स्पोर्ट्स में होता है ना, जब ऐसा लगने लगता है कि बहुत मुश्किल हालात में जीत नसीब हो सकती है तो आदमी अपना सब कुछ झोंक देता है। कुछ इसी मोड पे अब कांग्रेस धीरे धीरे नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का सुर्खियों से आगे। नमस्कार।